आज के वक्त पे जो डीसी यूनिवर्स के साथ चल रहा है उससे तो हर डीसी फैन निराश है। यहाँ ब्लैक एडम में सुपरमैन के रिटर्न के साथ उसके जस्ट तुरंत बाद हेनरी कैविल को सुपरमैन की यूनिवर्स से एग्जिट लेने को बोल दिया गया। फिर फ्लैश और शज़ाम फ्यूरी गॉड्स में वंडर वुमन को दिखाकर वापस होप देने के साथ गैल गैडोट को हमेशा के लिए रोल से हटा दिया गया। और लास्टली बैटमैन के तो इतने यूनिवर्स आ चुके हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा यूनिवर्स का बैटमैन डीसी को आगे लीड करेगा। लेकिन असल दिक्कत तो यहाँ शुरू होती है कि आखिर डीसी के साथ ऐसा हुआ क्या, या फिर ऐसा क्यों हुआ। Why it didn't turn out to be as successful as MCU? Why? तो आइए आज इस वीडियो में हम ऐसे कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे which led to the downfall of DC universe, or to be more precise, DCEU universe. Point number 1. Giving a proper solo movie to almost every main character before assembling them in one huge crossover movie. अगर हम बात करें दी एवेंजर्स की जो 2012 में रिलीज़ हुई थी, तो उस फिल्म के मेन कैरेक्टर्स जैसे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, इन सब की प्रॉपर सोलो मूवीज़ आ चुकी थी जिनमें इनकी ओरिजिन मोटिव सब दिखाए गए थे। देन लिविंग आउट ब्लैक विडो एंड हॉकाई, इनका अलग ही मैटर चल रहा था। सो टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जब दी एवेंजर्स आई तो हमें उनके कैरेक्टर्स और उनके पावर्स के बारे में ऑलरेडी पता था। इसकी वजह से हम सब ने फिल्म बहुत एंजॉय किया, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन दी कलेक्शन ऑफ मोर देन $1.5 बिलियन। वहीं दूसरी तरफ DCEU की फिल्म जस्टिस लीग जो कि 2017 में आई थी, उनमें जितने भी लीड कैरेक्टर्स थे जैसे सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन, साइबॉर्ग, फ्लैश, इस सब में से सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन की एक प्रॉपर सोलो मूवी दी गई थी। एंड आई एम नॉट काउंटिंग दी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन एज अ समथिंग लाइक अ ओरिजिन मूवी फॉर बैटमैन, क्योंकि एक सोलो मूवी की प्लानिंग जैक स्नाइडर सर ने अलग से किया था, बट प्लान्स डिडंट वर्क आउट वेरी वेल। तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जो कैमियो के तौर पे वंडर वुमन को दिखाया गया था वो इम्पैक्टफुल तो ज़रूर था, लेकिन अगर एक ओरिजिन स्टोरी बताने वाली फिल्म पहले रिलीज़ हुई होती तो बात कुछ और होती। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। चलो वंडर वुमन को तो एक अच्छा खासा एक्सटेंडेड कैमियो का रोल तो ज़रूर मिला, पर अपने एक्वामैन, साइबॉर्ग और फ्लैश, इनका क्या। कसम से जब इन तीनों को बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में फर्स्ट टाइम जब फीचर किया गया था तो उस कंप्यूटर के क्लिप्स में तो आधे से ज़्यादा थिएटर में लोग यही सोच रहे थे कि आखिर ये लोग है कौन। बस इसी मोमेंट पे DCEU हार गई और इसी का भुगतान जस्टिस लीग को करना पड़ा अपने फ्लॉप होने से। एंड येस, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट जैक स्नाइडर जस्टिस लीग हियर, क्योंकि इस फिल्म के रिलीज़ के पीछे एक अपनी बहुत लंबी कहानी है। और वैसे भी ये फिल्म तब जाकर रिलीज़ हुई थी जब 2017 की जस्टिस लीग ने DC फैंस को एक बहुत बड़ा नाइटमेयर दे दिया था। पॉइंट नंबर 2. ट्राइंग टू बी लाइक MCU. सभी को पता है कि MCU को डिज्नी ओन करती है और डिज्नी सिर्फ ऐसी फिल्में बनाती है जो मेनली फैमिली ऑडियंस को टारगेट करती हो, और MCU इस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर पाती है क्योंकि उस पर जितने भी ज़्यादातर कैरेक्टर्स हैं वो कलरफुल और फन मूवीज़ में फीचर होते हैं, और फिल्म अच्छे होने के कारण से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन भी करती है क्योंकि उनके कैरेक्टर्स को शुरू से ही वैसे बैकग्राउंड दिया गया था। पर वहीं दूसरी तरफ DCEU अपनी ओरिजिनल कंटेंट जिसके लिए वो ऑडियंस वेट करती है, वो डार्क, ग्रिटी, वॉयलेंस से भरी मूवीज़, पर उसे छोड़कर DC MCU की तरह कलरफुल होने के चक्कर में अपना मिलियंस का नुकसान कर बैठती है। अब आते हैं तीसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, दी वार्नर ब्रोस इन्फ्लुएंस। ये तो सारे DC और DCEU फैंस जानते हैं कि अगर किसी के वजह से DCEU की मोस्ट ऑफ द फिल्म्स बर्बाद निकलती है तो उसका मेन कारण वार्नर ब्रोस कंपनी होती है। जैसे दी एवेंजर्स के कंपटीशन में कोई भी मूवी उतारने के लिए हड़बड़ी में तैयार की गई जस्टिस लीग, और उसका रिजल्ट सबके सामने था, पर हर बार वार्नर ब्रोस गलत साबित नहीं हुई। जैसे एक्वामैन और शज़ाम दोनों ही एक कलरफुल और लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस साबित हुई थी, पर डिफरेंस यहीं पर आती है। जैसे इसे समझने के लिए हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, एक्वामैन और शज़ाम दोनों कहीं ना कहीं एक प्रॉपर लाइव एक्शन मूवी में आई थी। एक्वामैन और शज़ाम दोनों की ही कभी भी कोई प्रॉपर लाइव एक्शन मूवी नहीं आई थी, तो इसलिए कॉमिक बुक फैंस के अलावा किसी भी नॉर्मल सिनेमा लवर को उनके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं था, उनकी ओरिजिन, विलेंस, वो किस माहौल में रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी फ़न मूवी को ऑडियंस अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर पाई और अपने बीच जगह भी दे पाई। पर ठीक इसी के उल्टा बैटमैन और सुपरमैन का केस था, जहां बैटमैन की 10 लाइव एक्शन फिल्म्स और सुपरमैन की 9 लाइव एक्शन फिल्म्स आ चुकी है, और अब तक तो उनकी ओरिजिन और मोटिव हर किसी को पता है। तो इसी तरह से अगर एक्वामैन और शज़ाम की तरह बैटमैन और सुपरमैन को भी रख कर जस्टिस लीग की ज़बरदस्ती फंड डालने की कोशिश नहीं की गई होती तो रिजल्ट बॉक्स ऑफिस डिजास्टर नहीं होता। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, दी क्रिस्टोफर नोलन इफेक्ट। साल 2005 से 2012 तक चली क्रिस्टोफर नोलन की दी डार्क नाइट ट्रायलॉजी ने सिनेमा वर्ल्ड में ऐसी जगह बनाई कि वार्नर ब्रोस कंपनी उस सक्सेस को, जो कि दोनों क्रिटिकली और फाइनेंशियली में झंडे गाड़ दिए थे,
उससे आज तक उभर नहीं पाई है। अब अगर उन्हें बैटमैन की मूवी चाहिए तो डार्क नाइट जैसी ही, जोकर के कैरेक्टर चाहिए तो हीथ लेजर जैसा ही। पर अब आगे का यूनिवर्स सेट करना है तो उसके लिए नए डायरेक्टर्स को क्रिएटिविटी फ्रीडम देनी होगी, जैसे नोलन के पास थी, और उसका रिजल्ट हम सबके सामने है। ठीक इसी तरह सेम क्रिएटिविटी फ्रीडम जैक स्नाइडर को भी मिलती तो फाइनल प्रोडक्ट 2021 में हमारे सामने जो आया वो होता, ना कि 2017 की जस्टिस लीग। अब 2019 में आई जोकर इसका प्राइम एग्जाम्पल है कि जब जब एक डायरेक्टर अपने विजन के अकॉर्डिंग किसी प्रोजेक्ट पर काम करता है तो उसका रिजल्ट मैक्सिमम टाइम अच्छा ही होता है। और इसी तरह हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स है, एक विद क्रिएटिविटी फ्रीडम जहाँ पर हमें मिला एक्वामैन, शज़ैम, जैक स्नाइडर जस्टिस लीग, और वही विदाउट क्रिएटिविटी फ्रीडम हमें मिली बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जस्टिस लीग 2017 वाली एंड दी ओल्ड सुसाइड स्क्वाड। बट नाउ लेट्स जस्ट होप गेम्स जिस यूनिवर्स की शुरुआत कर रहे हैं उनमें इन सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट ना हो जिनके चलते पिछली DCEU यूनिवर्स बर्बाद हो गई थी। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट।